चैप्टर 14 एक पुजारिन लेकिन फिर भी एक महिला। पहले तो ला ने अपनी आंखें बंद कर ली और डर के मारे टार्जन से लिपट गई। हालांकि उसने कोई आवाज नहीं की, लेकिन जल्द ही उसने अपने चारों ओर देखने, नीचे जमीन को देखने और पेड़ से पेड़ पर व्यापक खतरनाक झूलों के दौरान अपनी आंखें खुली रखने का साहस जुटा लिया। और फिर उसे सुरक्षा का एहसास हुआ, क्योंकि उसे उस पूर्ण भौतिक प्राणी पर भरोसा था जिसकी ताकत, हिम्मत और चपलता में उसका भाग्य निहित था। एक बार उसने अपनी आंखें जलते हुए सूरज की ओर उठाईं और अपने बुतपस्त देवता को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना की कि उसे इस देवता जैसे आदमी को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी गई थी, और उसकी लंबी पलकें आंसुओं से भीग गईं। ओपार की ला एक अजीब विसंगति थी, परिस्थितियों से ग्रस्त एक प्राणी जो परस्पर विरोधी भावनाओं से त्रस्त थी। कभी एक निर्दयी देवता की क्रूर और खूनी प्राणी, और फिर करुणा और कोमलता से भरी एक पिघलती हुई महिला। कभी ईर्ष्या और प्रतिशोध का अवतार, और कभी एक रोती हुई युवती, उदार और क्षमाशील। एक साथ एक कुंवारी और एक वासनापूर्ण, लेकिन हमेशा एक महिला। ऐसी थी ला। उसने अपना गाल टार्जन के कंधे के पास दबाया। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया जब तक कि उसके गर्म होंठ उसके शरीर से दब नहीं गए। वो उससे प्यार करती थी और उसके लिए खुशी खुशी मर भी जाती। फिर भी 1 घंटे के भीतर वो उसके दिल में चाकू घोंपने के लिए तैयार थी, और आने वाले 1 घंटे में फिर से ऐसा कर सकती थी। जंगल में शरण लेने वाले एक अभागे पुजारी को अचानक क्रोधी तंतोर का सामना करना पड़ा। विशाल जानवर एक तरफ मुड़ा, टेढ़े मेरे छोटे आदमी पर झपटा, उसे मार गिराया और फिर अपने रास्ते से भटककर दक्षिण की ओर भाग गया। कुछ ही मिनटों में उसकी तुरही की आवाज भी दूर चली गई। टार्जन जमीन पर गिर पड़ा और ला उसकी पीठ से फिसलकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपने लोगों को इकट्ठा करो, टार्जन ने कहा। वे मुझे मार डालेंगे, ला ने उत्तर दिया। वे तुम्हें नहीं मारेंगे, बंदर आदमी ने विरोध किया। जब तक वानरों का टार्जन यहाँ है, कोई भी तुम्हें नहीं मारेगा। उन्हें बुलाओ और हम उनसे बात करेंगे। ला ने अपनी आवाज को एक अजीब, बांसुरी जैसी आवाज में उठाया जो जंगल में हर तरफ दूर तक सुनाई दी। पास और दूर से ओपिरियन पुजारियों की भौंकने वाली आवाज में जवाब देने वाली आवाजें आईं। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। ला ने बार बार अपने आह्वान को दोहराया जब तक कि अकेले और जोड़े में उसके अनुयायियों का बड़ा हिस्सा उच्च पुजारिन और उसके उद्धारकर्ता से थोड़ी दूरी पर आकर रुक नहीं गया। वे भौहें सिकोड़ते हुए और धमकी भरे अंदाज में आए। जब सभी आ गए तो टार्जन ने उन्हें संबोधित किया। तुम्हारी ला सुरक्षित है, बंदर आदमी ने कहा। अगर उसने मुझे मार दिया होता तो वह खुद भी मर चुकी होती और तुम में से कई लोग भी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया ताकि मैं उसे बचा सकूं। उसे लेकर ओपार वापस जाओ, और टार्जन जंगल में चला जाएगा। टार्जन और ला के बीच हमेशा शांति बनी रहे। तुम्हारा जवाब क्या है? पुजारियों ने बड़बड़ाते हुए अपने सिर हिलाए। वे एक साथ बोले और ला और टार्जन देख सकते थे कि वे प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। वे ला को वापस नहीं ले जाना चाहते थे और वे ज्वलंत देवता के लिए टार्जन की बलि को पूरा करना चाहते थे। अंत में वानर पुरुष अधीर हो गया। तुम अपनी रानी की आज्ञा का पालन करोगे, उसने कहा, और उसके साथ ओपा वापस चले जाओगे, या वानरों का टार्जन जंगल के अन्य प्राणियों को बुलाकर तुम सभी को मार डालेगा। ला ने मुझे बचाया ताकि मैं तुम्हें और उसे बचा सकूं। मैंने तुम्हारी जितनी सेवा की है, उससे कहीं ज्यादा मैं मरकर कर सकता था। अगर तुम सब मूर्ख नहीं हो तो तुम मुझे शांति से जाने दोगे और तुम ला के साथ ओपा वापस लौट जाओगे। मुझे नहीं पता कि पवित्र चाकू कहाँ है, लेकिन तुम एक और बना सकते हो। अगर मैंने इसे ला से नहीं लिया होता तो तुम मुझे मार देते, और अब तुम्हारे भगवान को खुशी होगी कि मैंने इसे ले लिया, क्योंकि मैंने उसकी पुजारिन को प्रेम पागल टेंटोर से बचाया है। क्या तुम ला के साथ ओपा वापस जाओगे, ये वादा करते हुए कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा? पुजारी एक छोटी सी टोली में एकत्रित होकर बहस और चर्चा कर रहे थे। वे अपनी मुट्ठी से अपनी छाती पीट रहे थे। उन्होंने अपने हाथ और आंखें अपने उग्र देवता की ओर उठाईं। वे आपस में गुर्राए और भौंकने लगे जब तक कि टार्जन को ये स्पष्ट नहीं हो गया कि उनमें से एक उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने से रोक रहा है। यह उच्च पुजारी था जिसका दिल ईर्ष्या से भरा हुआ था, क्योंकि ला ने अजनबी के लिए अपने प्यार को खुलेआम स्वीकार किया था,
जबकि उनके पंथ के सांसारिक रीति रिवाजों के अनुसार उसे इलाका होना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि समस्या का कोई समाधान नहीं था जब तक कि एक और पुजारी आगे नहीं आया और अपना हाथ उठाकर ला को संबोधित किया। कैड्स, उच्च पुजारी, उन्होंने घोषणा की, आप दोनों को ज्वलंत भगवान के लिए बलिदान कर देंगे, लेकिन कैड्स को छोड़कर हम सभी अपनी रानी के साथ ओपार में खुशी से लौट आएंगे। तुम एक के खिलाफ कई हो, टार्जन बोला। तुम अपनी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकते? ला के साथ ओपार जाओ और अगर कैड्स बीच में आए तो उसे मार डालो। ओपार के पुजारियों ने इस सुझाव का जोरदार समर्थन किया। उन्हें यह ईश्वरीय प्रेरणा से कम नहीं लगा। उच्च पुजारियों के प्रति सदियों से निर्विवाद आज्ञाकारिता के प्रभाव ने उन्हें उनके अधिकार पर सवाल उठाना असंभव बना दिया था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वे उसे अपनी इच्छा के अनुसार मजबूर कर सकते हैं तो वे नए खिलौनों के साथ बच्चों की तरह खुश थे। वे आगे बढ़े और कैड्स को पकड़ लिया। वे उसके कान में ऊंची आवाज में धमकी भरे लहजे में बातें करने लगे। उन्होंने उसे डंडे और चाकू से धमकाया, जब तक कि आखिरकार उसने उनकी मांगों को मान लिया, हालांकि वह उदास था, और फिर टार्जन कैड्स के करीब आ गया। पुजारी, उसने कहा, ला अपने पुजारियों की सुरक्षा और वानरों के टार्जन की धमकी के तहत अपने मंदिर में वापस जाती है कि जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाएगा उसे मार दिया जाएगा। अगली बारिश से पहले टार्जन फिर से ओपार जाएगा और अगर ला को कोई नुकसान पहुंचा है तो उच्च पुजारी कैड्स को बुरा लगेगा। उदास होकर कैड्स ने अपनी रानी को कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। उसकी रक्षा करो, टार्जन ने अन्य ओपिरियनों से कहा। उसकी रक्षा करो ताकि जब टार्जन दोबारा आए तो उसे वहां ला उसका स्वागत करने के लिए मिले। ला तुम्हारा स्वागत करने के लिए वहां होगी, उच्च पुजारिन ने कहा, और ला तुम्हारा इंतजार करेगी, हमेशा तरसती रहेगी, जब तक तुम फिर से नहीं आओगे। ओह, मुझे बताओ कि तुम आओगे। कौन जानता है? बंदर आदमी ने पूछा और वह तेजी से पेड़ों पर चढ़ गया और पूर्व की ओर भाग गया। एक क्षण तक ला खड़ी होकर उसे देखती रही, फिर उसका सिर झुक गया, उसके होठों से एक आह निकली और एक बूढ़ी औरत की तरह वह दूर ओपार की ओर चल पड़ी। पेड़ों के बीच से वानरों का टार्जन दौड़ता रहा जब तक कि जंगल में रात का अंधेरा छा नहीं गया, फिर वह लेट गया और सो गया। कल के आगे उसके मन में कोई विचार नहीं था और यहाँ तक कि ला के पास भी उसकी चेतना में केवल एक स्मृति की छाया थी। लेकिन उत्तर की ओर कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद लेडी ग्रस्टोक उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसके शक्तिशाली स्वामी और मालिक को अखमेद सेक के अपराध का पता चल जाएगा और वो उसे बचाने और बदला लेने के लिए तेजी से आगे आएगा। और जब वह जॉन क्लेटन के आने की कल्पना कर रही थी तब उसके विचारों का विषय लगभग नग्न होकर एक गिरे हुए लकड़ी के टुकड़े के पास बैठा था, जिसके नीचे वह गंदे हाथों से किसी कीड़े या स्वादिष्ट कीड़े की तलाश कर रहा था। रत्नों की चोरी के बाद 2 दिन बीत जाने के बाद टार्जन ने उन पर विचार किया। फिर जब वे उसके दिमाग में आए तो उसके मन में उनसे फिर से खेलने की इच्छा हुई, और जब उसके मन में पहली इच्छा पूरी करने के अलावा कोई और काम नहीं था तो वह उठा और जंगल से मैदान पार करने लगा जहां उसने पिछला दिन बिताया था। यद्यपि कोई निशान नहीं दिखा रहा था कि रत्न कहाँ गड़े थे, और यद्यपि वह स्थान कई मील लंबी एक अखंड पट्टी के संतुलन जैसा था जहां घास के मैदान के किनारे पर नरकेट समाप्त हो जाते थे, फिर भी वानर मानव अचूक सटीकता के साथ सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने अपना खजाना छिपाया था। अपने शिकार के चाकू से उसने ढीली मिट्टी को उखाड़ दिया जिसके नीचे थैली होनी चाहिए थी, लेकिन यद्यपि उसने मूल गड्ढे की गहराई से अधिक दूरी तक खुदाई की, लेकिन थैली या गहनों का कोई निशान नहीं मिला। टार्जन के माथे पर उदासी छा गई जब उसने पाया कि उसका सामान लूट लिया गया है। उसे दोषी व्यक्ति की पहचान के बारे में समझाने के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी तर्क की आवश्यकता नहीं थी, और उसी तत्परता के साथ जिसने गहनों को खोदने के अपने निर्णय को चिन्हित किया था, वह चोर की खोज में निकल पड़ा। हालांकि यह निशान 2 दिन पुराना था और कई जगहों पर लगभग मिट चुका था, लेकिन टार्जन ने तुलनात्मक रूप से आसानी से इसका पीछा किया। एक गोरा आदमी इसके बनने के 12 घंटे बाद 20 कदम चलकर भी इसका पीछा नहीं कर सकता था। एक अश्वेत आदमी तो इसे पहले मील में ही खो देता,
लेकिन टार्ज़न ऑफ द एप्स को बचपन में ही ऐसी इंद्रियां विकसित करने के लिए मजबूर किया गया था जिनका एक सामान्य मनुष्य शायद ही कभी इस्तेमाल करता हो। हम किसी साथी की सांस में लहसुन और विस्की की गंध या हमारे सामने बैठी हुई अद्भुत महिला के शरीर से आती हुई सस्ती खुशबू को महसूस कर सकते हैं और अपनी संवेदनशील नाक पर अफसोस कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम बिल्कुल भी गंध नहीं ले सकते हैं। जंगली जानवरों में इस इंद्रिय के विकास की तुलना में हमारी घ्राण इंद्रियां व्यावहारिक रूप से क्षीण हो चुकी हैं। जहां पैर रखा जाता है वहां काफी समय तक गंदगी बनी रहती है। ये हमारी संवेदनाओं की सीमा से परे है, लेकिन निचले तबके के प्राणियों के लिए, खास तौर पर शिकारियों और शिकारियों के लिए, ये हमारे लिए छपे हुए पन्ने से भी ज्यादा दिलचस्प और अक्सर ज्यादा स्पष्ट होता है। टार्ज़न सिर्फ अपनी गंध की शक्ति पर ही निर्भर नहीं था, उसकी दृष्टि और श्रवण शक्ति उसके शुरुआती जीवन की ज़रूरतों के कारण अद्भुत रूप से विकसित हुई थी, जहां जीवित रहना लगभग हर दिन पूरी सतर्कता बरतने और अपनी सभी क्षमताओं के निरंतर उपयोग पर निर्भर करता था। और इसलिए वह जंगल से होते हुए उत्तर की ओर बेल्जियम के पुराने रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन रास्ते की उम्र की वजह से वह तेजी से आगे बढ़ने से दूर था। जिस आदमी का वह पीछा कर रहा था वह टार्ज़न के पीछा करने से 2 दिन पहले उससे आगे था, और हर दिन वह बंदर आदमी से आगे निकल रहा था। हालांकि बाद वाले को परिणाम के बारे में जरा भी संदेह नहीं था। किसी दिन वह अपने शिकार की मरम्मत करेगा, वह उस दिन की सुबह होने तक शांति से अपना समय बिता सकता था। वह दृढ़ता से उस धुंधले निशान का पीछा करता रहा, दिन में केवल शिकार करने और खाने के लिए और रात में केवल सोने और खुद को तरोताजा करने के लिए रुकता था। कभी कभी वह जंगली योद्धाओं के दलों के पास से गुजरता था, लेकिन वह उनसे दूर रहता था, क्योंकि वह इस उद्देश्य से शिकार कर रहा था कि रास्ते में होने वाली छोटी मोटी दुर्घटनाओं से उसका ध्यान भंग न हो। ये दल वजीरी और उनके सहयोगियों की एकत्रित भीड़ के थे, जिन्हें बसूली ने अपने दूतों को बुलाकर भेजा था। वे अखमेद ज़ेक के गढ़ पर हमला करने की तैयारी में एक आम मिलन स्थल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन टार्ज़न के लिए वे दुश्मन थे, उसे काले लोगों के लिए किसी भी दोस्ती की कोई सचेत स्मृति नहीं थी। रात हो चुकी थी जब वह अरब हमलावर के बाड़े से घिरे गांव के बाहर रुका। एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर बैठा हुआ वह बाड़े के भीतर जीवन को निहार रहा था। इस जगह पर उसे निशानों ने पहुंचाया था। उसका शिकार अंदर ही होना चाहिए, लेकिन वह उसे इतनी सारी झोपड़ियों के बीच कैसे खोज सकता था। टार्ज़न हालांकि अपनी ताकतवर शक्तियों से वाकिफ था, लेकिन उसे अपनी सीमाओं का भी एहसास था। वह जानता था कि वह खुली लड़ाई में बड़ी संख्या का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सकता। अगर उसे सफल होना है तो उसे जंगली जानवर की तरह छिपकर और चालाकी से काम लेना होगा। अपने पैर की सुरक्षा में बैठकर होटा नामक सुअर की टांग की हड्डी चबाते हुए टार्ज़न गांव में घुसने के लिए अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर तक वह बड़ी हड्डी के उभरे हुए गोल सिरों को कुतरता रहा, अपने मजबूत जबड़ों के बीच छोटे छोटे टुकड़े करता रहा और अंदर की स्वादिष्ट मज्जा को चूसता रहा, लेकिन हर समय वह गांव में बार बार नजरें गड़ाए रहा। उसने सफ़ेद वस्त्र पहने आकृतियां और अर्धनग्न अश्वेत देखे, लेकिन एक बार भी उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो रत्न चुराने वाले जैसा दिखता हो। धैर्यपूर्वक उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि सड़कों पर द्वार पर खड़े पहरेदारों को छोड़कर सब कुछ खाली नहीं हो गया। फिर वह धीरे से जमीन पर गिरा, गांव के विपरीत दिशा में चक्कर लगाया और बाड़ के पास पहुंच गया। उसके बगल में एक लंबी कच्चे चमड़े की रस्सी लटकी हुई थी, जो उसके बचपन की घास की रस्सी से एक स्वाभाविक और अधिक भरोसेमंद विकास था। इसे ढीला करते हुए उसने फंदा अपने पीछे जमीन पर फैलाया और अपनी कलाई की एक तेज हरकत के साथ कुंडलियों को खंभे के शिखर के नुकीले उभारों में से एक पर फेंक दिया। फंदे को कसते हुए उसने उसकी मजबूती को परखा। संतुष्ट होकर बंदर आदमी ने रस्सी की मदद से खड़ी दीवार पर तेजी से दौड़ लगाई, जिसे उसने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। एक बार जब वह ऊपर पहुंच गया तो उसे लटकती हुई रस्सी को फिर से लपेटने, उसे फिर से अपनी कमर पर कसने, बाड़ के भीतर नीचे की ओर एक नज़र डालने और यह सुनिश्चित करने में एक पल लगा कि उसके ठीक नीचे कोई नहीं छिपा है। वह धीरे से जमीन पर गिर पड़ा। अब वह गांव के अंदर था। उसके सामने कई तंबू और झोपड़ियां फैली हुई थीं।
उनमें से प्रत्येक की खोज करना खतरे से भरा होगा, लेकिन खतरा हर दिन के जीवन का एक स्वाभाविक पहलू था। इसने कभी टार्ज़न को भयभीत नहीं किया। संभावनाएं उसे आकर्षित करती थीं, जीवन और मृत्यु की संभावनाएं, उसके पराक्रम और उसकी क्षमताओं के साथ एक योग्य प्रतिद्वंद्वी की संभावनाओं के साथ। यह जरूरी नहीं था कि वह हर घर में दरवाजे, खिड़कियां खुली दरार से घुसे। उसकी नाक उसे बता देती थी कि उसका शिकार अंदर है या नहीं। कुछ समय तक उसे एक के बाद एक निराशाएं मिलती रहीं। बेल्जियन का कोई सुराग नहीं मिल पाया, लेकिन आखिरकार वह एक तंबू के पास पहुंचा जहां चोर की गंध बहुत तेज थी। टार्ज़न ने पीछे की तरफ कैनवास पर कान लगाकर सुना, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार उसने एक पिन रस्सी को काटा, कैनवास के निचले हिस्से को ऊपर उठाया और अपना सिर अंदर घुसाया। सब कुछ शांत और अंधेरा था। टार्ज़न सावधानी से अंदर घुसा। बेल्जियन की गंध तेज थी, लेकिन ये जीवित गंध नहीं थी। इससे पहले कि वह अंदर की बारीकी से जांच करता, टार्ज़न को पता चल गया कि अंदर कोई नहीं है। एक कोने में उसे कंबलों और कपड़ों का ढेर बिखरा हुआ मिला, लेकिन सुंदर कंकड़ों की कोई थैली नहीं मिली। तंबू के संतुलन की सावधानीपूर्वक जांच करने पर और कुछ नहीं मिला। कम से कम ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि वहां रत्न है। लेकिन जिस तरफ कंबल और कपड़े रखे थे, वहां बंदर आदमी ने पाया कि तंबू की दीवार नीचे से ढीली हो गई थी, और कुछ ही देर में उसे लगा कि बेल्जियम का ये व्यक्ति हाल ही में इस रास्ते से तंबू से बाहर निकला है। टार्ज़न को अपने शिकार के भागने के रास्ते का पीछा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। निशान हमेशा छाया में और गांव की झोपड़ियों और तंबुओं के पीछे की ओर जाता था। टार्ज़न को ये बिल्कुल स्पष्ट था कि बेल्जियन अपने मिशन पर अकेले और गुप्त रूप से गया था। जाहिर है कि उसे गांव के निवासियों का डर था, या कम से कम उसका काम इस तरह का था कि वो पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। एक देशी झोपड़ी के पीछे झाड़ियों की दीवार में हाल ही में काटे गए एक छोटे से छेद से होकर निशान बाहर अंधेरे अंदरूनी हिस्से में जाता था। निडर होकर टार्ज़न ने निशान का पीछा किया। हाथों और घुटनों के बल पर वह छोटे से छेद से रेंगता हुआ अंदर गया। झोपड़ी के अंदर उसके नथुने कई तरह की गंधों से घिरे हुए थे, लेकिन उनमें से एक स्पष्ट और अलग थी जिसने अतीत की एक अव्यक्त स्मृति को जगा दिया था। यह एक महिला की हल्की और नाजुक गंध थी। इसे पहचानते ही वानर पुरुष के सीने में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई, एक अदम्य शक्ति का परिणाम जिससे उसे नए सिरे से परिचित होना था, वह सहज प्रवृत्ति जो नर को उसकी साथी की ओर खींचती है। उसी झोपड़ी में बेल्जियन की सुगंध भी थी, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बंदर आदमी के नथुनों पर हमला कर रहे थे, तो ईर्ष्या का एक क्रोध उसके भीतर उछल पड़ा और जलने लगा। यद्यपि उसकी स्मृति के दर्पण के सामने उस महिला की कोई छवि नहीं थी जिसके प्रति उसने अपनी इच्छा को जोड़ा था। जिस तंबू की उसने जांच की थी, उसी के समान झोपड़ी भी खाली थी, और जब उसने स्वयं को संतुष्ट कर लिया कि उसकी चोरी हुई थैली अंदर कहीं नहीं छिपी है, तो वह उसी तरह पीछे की दीवार में बने छेद से बाहर निकल गया जिस तरह वह अंदर आया था। यहाँ उसने बेल्जियन की पगडंडी पकड़ी, उसका पीछा करते हुए मैदान के पार, बाढ़ के पार और उसके आगे अंधेरे जंगल में चला गया।